अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़ाहिद हेयर योर एमसी मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल वाले एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट एसटीपी हैज़ अ मास ऑफ 22 ग्राम, आइडेंटिफाई द गैस। तो इस तरीके से आपको इजी सा क्वेश्चन मेंशन होगा, आपने ऑप्शंस को देखना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो ऑप्शन मेंशन है उसके जो मोलर मास है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको पहले से पता ना हो तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, बहुत इजी सा मेथड है। सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी, जो कि आपको मेंशन है 11.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, जो कि हमारे पास होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, ये भी डेसीमीटर क्यूब है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दे हमारे पास बन जाएगा 0.5 मोल्स। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो आपको याद है वो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब हमें मास गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है मोलर मास को। तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम। ठीक है, ये n इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। अब मास हमारे पास कितना है 22 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, अगर मैं 1/2 इधर लिखता हूँ, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि हमारे पास बनता है 44 ग्राम। ठीक है, अब आपने जो ऑप्शन मेंशन है उसमें से आपने देखना है कि 44 मोलर मास कौन से गैस का है। ठीक है, सो अगर आपको पहले से पता है कि इस गैस का 44 है, ठीक है, सो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन आया है इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विच सेल लेक सेल वॉल। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, प्लांट, पंजाई, स्लेम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। एंड इधर मैंने पूरी डिटेल मेंशन की, इसको आप देख लीजिएगा। प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, अक्सर ये भी आ जाता है एमसीक्यूज में। इसका बना होता है काइटिन से। स्लैम मोल्ड का कभी सेल वॉल होता है कभी नहीं होता, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। प्रोटोजोआ का बिल्कुल सेल वॉल नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा जी, स्टिंगिंग सेल्स इन द पाइलम नाइडीरिया, यानी जो पाइलम नाइडीरिया है, आपने एनिमिलिया का चैप्टर पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स। इसमें एक पाइलम है, पाइलम नाइडीरिया, इसमें एक स्टिंगिंग सेल होते हैं जिसके थ्रू ये अपना शिकार करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेडोसाइट्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं इस पाइलम के, जो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनेमून एंड कोरल। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये पाइलम इनाडीरिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रीडेटर हैं हमारे पास। ठीक है, इसके साथ हमारे पास इसके टेंटिकल्स होते हैं और इसके जो स्टिंगिंग सेल है इसको हम नेडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसके साइमेट्री रेडियल साइमेट्री है एंड फर्स्ट नर्वस सिस्टम इसमें डेवलप हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिकॉलिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एल्वेलाई इज ड्यू टू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज एलास्टिन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम इज नॉट इफेक्टेड बाय द एसिड रेन। मे बी ये आपके बुक का कोई एमसीक्यू हो। ठीक है, तो इसमें आप देख ले हमारे पास रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम है। ठीक है, सो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये डज नॉट कम इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द एनवायरनमेंट। रेस्पिरेटरी आप सांस लेते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है एनवायरनमेंट में तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, मस्कुलर जो एनवायरनमेंट डिफरेंट टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, बट डाइजेस्टिव इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फ्रॉम विच प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट। ठीक है, सो प्रोटीन सिंथेसिस जिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से स्टार्ट होता है वो कौन सा है, तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन मेंशन होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज AUG। AUG स्टैंड फॉर एडेनिन, यूरासिल एंड गवानिन। ठीक है, और ये हमारे पास कौन से फर्स्ट को एनकोड करता है, दैट इज मेथोनिन। एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू विच हार्मोन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सिन। ठीक है, ओके, सो विल लेट गेट स्टार्टेड। हियर विल इज, तो जो वर्ड विल है जो कि सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, इसका फंक्शन क्या है, तो इट इज़ इंटरजेक्शन। ठीक है, वाई इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन होता क्या है, ये हम माइल्ड सा छोटा सा जब पॉज लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ विल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है, सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब विल डिफरेंट सेंटेंसेज में डिफरेंट फंक्शन देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं कि शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती हैं। ठीक है, सो इसमें अब ये जो विल है ना, जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाली चीज़ क्या होता है, एडवर्ब होता है। इस तरीके से ही इज़ वेल
वेल का मतलब इधर क्या है, हेल्थ, ठीक है। तो इसमें अब क्या है, ये इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, इस तरीके से द वेल इज़ डीप, कुआं जो है ये हमारे पास क्या है, डीप है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, कंजंक्शन कभी कभार हो सकता है, बट इट इज़ नॉट फॉर्मल, ठीक है। एसाइल क्लोराइड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद, तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, ठीक है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज थायोनोल क्लोराइड। साथ में एक्सप्लेनेशन भी मेंशन है, इसको आप अपने बुक से भी रीड कर सकते हैं, इधर से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ ईथेन, ईथेन के 1 मोल की कंबस्टन के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। ईथेन का फार्मूला क्या है, C2H6, ठीक है। इसके साथ आपने ऑक्सीजन साथ करना है, और कंबस्टन से हमारे पास प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब आपने इधर से स्टार्ट लेना है, इधर कार्बन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो आपने इतने कार्बन इधर लगाने हैं, ठीक है। अब 2 कार्बन है तो इधर भी आप 2 लगा दें, ठीक है, 2 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने, 6, और इधर 2 लगा हुआ है, तो हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन कैलकुलेट कर ले, ऑक्सीजन कितने बन गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और इधर कैलकुलेट कर ले तो ये हमारे पास इधर 3, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 3 इज इक्वल टू 7। अब इधर हमारे पास O2 फॉर्म में है, तो इधर मैं क्या लगा सकता हूँ, 3.5, क्योंकि 3.5 जब 2 से मल्टीप्लाई कर ले हमारे पास 7 बन जाएगा, ठीक है। सो इधर भी 7, इधर भी 7, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अन आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों, यानी हीट इज इक्वल टू, अच्छा आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होता है कि हीट इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है, आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन्स हीट, ठीक है। यानी इसमें चेंज इन हीट, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक में चेंज इन हीट हमारे पास 0 होता है, लेकिन आइसोथर्मल में ये 0 होता है, ठीक है। सो अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो हीट हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वर्क डन के, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वर्क डन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड, ये हमारे पास जो आपका DF वाला चैप्टर है ना, DNF लॉक, उसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट वाला जो चैप्टर उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये कंपाउंड्स हैं, इसकी नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। सो अब इसका जो आंसर है +3 है, बट आपको कोई और एग्जांपल भी आ सकता है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, सबसे पहले इसमें जो लाइगेंड्स है ना उसको आपने पहचानना है कि ये हमारे पास न्यूट्रल है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। ये 2 लाइगेंड्स है, तो इसमें ये हमारे पास जो नाइट्रो लाइगेंड है ना, इस पर -1 चार्ज है, और जो NH3 है ना यानी अमोनिया, इस पे 0 चार्ज है। तो अब इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट की जगह हम X लगा देंगे, प्लस हमारे पास क्या है, नाइट्रो, उस पर एक -1 चार्ज है, तो 2 पे कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। इसी तरीके से सॉरी 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब इस तरीके से अमोनिया पे 0 चार्ज है, तो अगर एक अमोनिया पे 0 चार्ज है तो 3 पे कितने हो जाएगा, उस पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। सो बीच में प्लस लगा दे, तो x -3 इज इक्वल टू 0, तो x जब उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने पॉइंट आउट करनी है। विच गैस शो डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट अ रूम टेम्परेचर, तो इस क्वेश्चन में मे भी स्टूडेंट ने गलत मेंशन किया हो, बट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, और ये है कि इस क्वेश्चन में शायद ये पूछा गया हो कि विच गैस डू नॉट शो डिविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, तो उस केस में जो हीलियम है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, ये 1, ठीक है। जब क्या क्यों, नो डिविएशन और लेस डिविएशन, ठीक है, तो इसमें ये आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विच गैस शो ग्रेटेस्ट डिविएशन, तो उसमें फिर कौन सा होगा, जीनान, ठीक है। सो मोर डिविएशन या ग्रेटेस्ट डिविएशन किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। अब इसका मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। डिविएशन वो सबसे ज़्यादा शो करेगा जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा, तो आप देख सकते हैं जीनान का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट हैज़ द हाईएस्ट डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ठीक है। फिर उसके बाद हीलियम का और हाइड्रोजन का देख लिया, आप कहेंगे कि मोलर मास तो इसका कम है, बट दिस इज़ अ नोबल गैस, ठीक है, तो इसका सबसे कम होगा, फिर हाइड्रोजन का होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, दिन जीनान, ठीक है। तो इसका मैंने इधर आपके साथ ऑर्डर भी शेयर किया है। सबसे कम किसका होगा डिविएशन, हीलियम का, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड सबसे ज़्यादा किसका होगा, जीनान का, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज एम्पोटेरिक ऑक्साइड, तो आपने अपने बुक में जितने भी एम्पोटेरिक ऑक्साइड है उसको रटा करना है, ठीक है। मैं इधर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेड ऑक्साइड, ठीक है। अब एम्पोटेरिक वो होता है जो हमारे पास एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। सो ये आपके जो ऑप्शन मेंशन है उसके मुतालिक है, ये आपने रटना है, ठीक है।
इसमें से कोई भी आपके MCQ में आ सकता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, लेड है, टिन है, ठीक है, इस तरह क्रोमियम है और बेरिलियम है। तो इनके फार्मूलाज भी आपने याद रखना है और ये ऑप्शंस भी याद रखने हैं। When a moving magnet falls over a coil, its acceleration is, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो नंबर फर्स्ट ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो एक्सेलरेशन कभी भी g से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो ये वाला ऑप्शन तो सर से गलत हो गया। अब आगे इक्वल टू g है, नन ऑफ दीज है और लेस देन g है, तो इसको अभी हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है लेंस लॉ को, ठीक है। अब लेंस लॉ क्या कहता है? जब हमारे पास ये हमारे पास ओ कॉइल हो गया और ये ओ मैग्नेट हो गया, ये इसके ऊपर फॉल करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला सिचुएशन कह लें, ये हमारे पास ओ कॉइल है और उधर से मैग्नेट क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये वही सेम डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? ऐसा डायरेक्शन में है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है इस कॉइल के अंदर, ठीक है। और लेंस के लॉ के मुताबिक इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अपोज करेगा इस चेंज को, और वो चेंज क्या है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि इस मैग्नेट को अपोज कर ले। तो जब अपोज करेगा तो इसकी डायरेक्शन ये है मैग्नेट का, और इधर से जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो इस मैग्नेट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। स्पीड जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जी पे आएगा, और उसका जो जी होगा एक्सेलरेशन वो हमारे पास होगा लेस देन जी, यानी जो मैग्नेट आ रहा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा जी से, ठीक है। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द बेंजीन? तो ये आपके पास के कोल इज मोर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देन डेवर, बेंजीन अंडरगो कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन अंडरगो कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन के जो रिएक्शन है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ योर राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, कि कोल स्ट्रक्चर और डेवर स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि कोल में जब अल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड उसको हम कोल कहते हैं और दूसरा डेवर है, ठीक है। If force is 2 Newton and change in momentum is 2000, then how much time the force is acting on it? यानी आपसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ एंड जो मोमेंटम का रिलेशनशिप है वो आपको पता होगा कि उसके मुताबिक क्या है? फोर्स किस चीज़ के बराबर है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टाइम आपसे पूछा है तो आप डेल्टा पी डिवाइड बाय एफ कर दें, ठीक है। तो डेल्टा पी कितना है? मोमेंटम 2000, और हमारे पास फोर्स कितना है? 2, तो इसको आप डिवाइड कर लो, हमारे पास बन जाएगा 1000, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन। द विंड विस्पर्ड इन द ईयर, विस्परिंग मीन्स सरगोशी करना, ठीक है, यानी खामोशी से किसी के कान में कुछ कहना, ठीक है। सो अब ये क्या है? ये किसी ह्यूमन का या किसी लिविंग पर्सन का क्या हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ठीक है। अब जब हम किसी लिविंग की प्रॉपर्टी को नॉन लिविंग को देते हैं यानी विंड को देते हैं तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप इसको देख ले, इसके एग्जाम्पल को रटा कर ले, ठीक है, और इस चीज़ को समझ ले कि क्या होता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है पर्सनिफिकेशन। डार्विन स्टार्टेड हिज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम, तो ये आपके बुक का लाइन है गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। Tiny needle-like structure found in the various marine invertebrate particular sponges is called spicules. If added wrong nucleotide mistakenly then removed by, तो ये आप एक फेडरल बुक का और पंजाब बुक पे भी मेरे ख्याल से है बुक लाइन है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, और उसमें जो स्पेसिफिक एंजाइम यूज होता है दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। If one of the two plate is removed then electrostatic force is, देखिए आपका जो कैपेसिटर उसमें 2 प्लेट्स होते हैं, ठीक है। जब प्लेट्स कंप्लीट दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट होता है और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। जब इससे आप एक प्लेट रिमूव कर दे तो वो जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और चार्जेस के बीच में फ्लो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0। स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। और ये पता नहीं कब से ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, पास पेपर में भी बार बार आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ एक दूसरा ऑप्शन, एक दूसरा जो एमसीक्यू होता है वो ये होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन अंडर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है, तो उसको हम कहते हैं जीमान इफेक्ट, ठीक है। सो जीमान में एम आ रहा है तो एम से आप याद रखें मैग्नेटिक, ठीक है, और इलेक्ट्रिक
से आप लिख ले स्टार्क या स्पार्क। सिनोनिम ऑफ ब्राइट, तो इसका सिनोनिम है इनकेडेसेंट, ठीक है। अच्छा, क्वार्ट्रेन विद, क्वार्ट्रेन ऐसे पोएम को कहते हैं जिसमें हमारे पास कितने स्टेंजा हो, 4 स्टेंजा हो, ठीक है। तो ये केपी बुक में एक पेज पे सारी चीज़ें मेंशन है कि कौन से पोएम में कितने स्टेंजा होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। सो शायद बाकी बुक्स में भी हो, लेकिन मैंने उधर देखा हुआ है, ठीक है। आई हैव हेard दिस कार, अब ये सेंटेंस मेंशन है और आपसे पूछा गया कि ये हमारे पास कौन सा टेंस है, ठीक है। सो अब इसमें देख ले हमारे पास क्या है, हैव आया है, तो हैव हमारे पास कौन से सेंटेंस की निशानी है, ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो ये हेल्पिंग वर्ब आया है, दूसरा इसके साथ हेड आया है, हेड इज थर्ड फॉर्म ऑफ हैव, ठीक है। सो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है हैव और थर्ड फॉर्म आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक हो गया। इफ लेंथ इज हाफ्ड देन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रूफ, तो सबसे पहले आपको फार्मूला का पता होना चाहिए कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक वायर है, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो आप मुझे बताया क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया, कम या ज़्यादा हो गया, नहीं, सिर्फ लेंथ में चेंज आ गया, लेकिन लेंथ तो इस फार्मूले में है ही नहीं, तो दैट्स वाई इट इज़ अ अनचेंज, ठीक है। सो ऑप्शन जो है आपका अनचेंज है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन भी मेंशन की है, इसको आप रीड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज था हमारा लास्ट वीडियो एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है। और इसके बाद मेरा अपना एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आई विल बी नॉट अवेलेबल टू मेक फर्दर वीडियोज़ ऑन दिस। अगर आपको फिर भी एक्सपीरियंसेस चाहिए जो हम एक PDF बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, अपने पेड स्टूडेंट के लिए, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, और डेली बेसिस पे जो हम PDF बनाते हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हम इसको क्लोज़ करते हैं। साथ में अभी स्टूडेंट्स का ICSB फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म, सारी चीज़ें हैं, तो पूरा टाइम हमारा उसमें लग जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी विल बी नॉट अवेलेबल टू प्रोसीड दिस सीरीज़ फर्दर। तो दिस इज़ और लास्ट वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।